कविता काकी? अरे पता नहीं, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है और अंदर से बच्चे की आवाज भी आ रही रोने की, लेकिन कविता जी के घर में तो कोई बच्चा नहीं था। कंट्रोल रूम। हाँ बोलिए। सर, गणेश नगर से कंट्रोल रूम में इमरजेंसी कॉल आया था। घर में पिछले 4 घंटे से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है और घर बंद है। एक सेकंड, हरी आप लोग। चेक करा सर। कुलकर्णी सर, एम्बुलेंस बुलाओ सर। ये कविता अपने बच्चों की जान कैसे ले सकती है? अरे ये छोटा बच्चा किसका है? बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। तुम उनके साथ जाओ। जी सर। क्यों मारा आपने बच्चों को? खाने में मिला के दिया था ना जहर। तुम घर में अकेली थी, दरवाजा अंदर से बंद था, किसी का बाहर से आने या जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इन तीनों के मुंह से झाग निकल रहा था, मतलब तीनों को जहर दिया गया है। वॉश बेसिन में झूठे बर्तन थे और उन बर्तन में बचा खाना इस बात का सबूत है कि खाने में जहर मिलाकर दिया गया था। क्यों किया था? देखो, हमें सब पता है। हमें पता है कि तुमने अपने बच्चों को मारा है। क्यों रचा ये हत्याकांड? ऐसे चुप रहने से तुम हमें गुमराह नहीं कर सकती। बता। मैं सिर्फ अपने परिवार का भला चाहती थी, अपने बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य चाहती थी। इसीलिए 20 साल पहले सांस से लड़कर पति और बच्चों के साथ गांव छोड़कर मुंबई आने का फैसला लिया था। लेकिन ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं था। अगर कविता तो परिवार तोड़ून चालने, तेरे भी 2 बेटे हैं। जैसा तू आज मेरे साथ कर रहे हैं ना, वैसा ऊपर वाला कल तेरे साथ करेगा। ये मेरी तुझे हाय है, कभी सुखी नहीं रह पाओगी। ए दादा, जाना ही है ना तो नासिक जाना। इतनी दूर मुंबई क्यों जा रहा है? बाबूजी, नासिक क्या तुम्हारे आंगन में है? आई मंदार, काळजी करू नकोस, मैं आते जाते रहूंगा। दूर हो जा। चल विजय, चलो। हाय मेरा बच्चा। बंद करो ये बकवास। तुम्हारे इन बच्चों की मौत से 20 साल पहले क्या हुआ था, इसका क्या संबंध है? तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं है कि गांव से तुम्हारी सास और देवर यहां पे आए और तुम्हारे बच्चों को जहर देकर चले गए? तुम्हारे गोद में जो बच्चा है, यह किसका है? उसे मोहल्ले में किसी ने नहीं पहचाना। बता, ये बच्चा किसका है? चोरी का है? नाजायज है? क्या इस बच्चे के लिए तुमने अपने बच्चों को मारा? सर, एक इंपॉर्टेंट बात पता चली है। सर, कविता का बेटा रवि, उम्र 24 साल, और सर ये उसकी छोटी बच्ची अंकिता, उम्र 21 साल। सर, ये उसका बेटा नहीं है, ये राहुल है, इसी मोहल्ले में रहता है। हमने इसके फैमिली से कांटेक्ट किया है। उसका बड़ा भाई संतोष आया है, बाहर रुका है सर। उसके मुताबिक इसकी और अंकिता की मंगनी तय हुई है। ये उसका मंगेतर है।
राहुल के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी। उसके साथ ऐसा कौन कर सकता था और क्यों करेगा? तुम्हारा भाई कविता के घर क्या कर रहा था? एंगेजमेंट हुई थी, मंगेतर था उसका, इसलिए आते जाते रहता था। तुम्हें क्या लगता है तीनों को किसने मारा होगा? क्या पता साहब, मैं खुद सोच में पड़ा हूँ। ऐसा कौन कर सकता है उसके साथ? नहीं, तुम सोच में पड़े हो, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि ये सब कविता ने किया है। उसी ने सबको जहर देके मारा है। नहीं साहब, ये नामुमकिन है। कविता काकी को मैं बचपन से जानता हूँ। वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकती थी, खास करके अपने बच्चों को। बहुत प्यार करती थी अपने बच्चों को। आज भी खूब खुश है। विजय का काम धंधा भी अच्छे से जम गया है और इन दोनों का एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो गया। अब मैं सर उठा के गांव जा सकती है। जो सपने लेके शहर आई थी सब पूरे हो गए। अरे आई, जिसके पास तुम्हारे जैसी आई हो वो कभी पीछे रह सकते हैं क्या? कविता काकी अपने बच्चों के लिए जान भी दे सकती थी। सर, मुझे माँ नहीं है, लेकिन कविता काकी ने कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी मुझे। माँ कभी अपने बच्चों की जान नहीं ले सकती क्या? सर, कुछ तो गलती हुई है सर। और विजय, कविता काकी का बड़ा बेटा, वो कहाँ है? सर, मोहल्ले वालों ने तो पहले ही कह दिया था कि तीनों बच्चे कविता के ही थे, जिनमें से एक विजय था। अरे त्याने अंदाज बांध ला असल, लेकिन असली सवाल यह है कि विजय कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विजय का भी हाथ है इस हत्याकांड के पीछे? या फिर कविता ने विजय को मार दिया, या फिर विजय ने इन सबको मारा और गायब हो गया, जिसके लिए मां सदमे में है। सदमे में है या ढोंग कर रही है, देखना पड़ेगा। चला चल। हमारे साथ होशियारी करने की सोचना भी मत। तुम जानती थी कि इन 3 डेड बॉडीज में तुम्हारा बड़ा बेटा विजय नहीं था, लेकिन जानबूझकर तुमने हमसे ये बात छुपाई क्यों? कहां है विजय? क्या वो भी तुम्हारे साथ इस जुर्म में शामिल है? तो उसे भी तुमने मार दिया? ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक तीनों बॉडीज में जहर मिला है। राशन के दुकानदार ने हमें बताया कि तुमने उसकी दुकान से जहर खरीदा था। हाँ साहब, कविता काकी कल आई थी यहाँ पे जहर लेने के लिए। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो तुम? साहब, कविता काकी पूरे हफ्ते भर का राशन एक साथ में भरती है, लेकिन कल सिर्फ वो जहर ही लेकर गई थी। और ये विजय कहाँ है? ये बहुत कष्ट में बीता था मेरे विजय का बचपन। चलो बच्चों, लिखो है सब। विजय को चश्मे की जरूरत है, ये बात हमको 5-6 महीने के बाद पता चली। चश्मा लगाने के बाद भी बच्चे उसको चश्मिश बोल के चिढ़ाते थे। मैं गांव से लड़कर अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ आई थी, पर विजय का आत्मविश्वास टूट चुका था। त्याचं कशातच मन नाही लागायचं। अकेला रहता था, रोता रहता था। फिर एक दिन संतोष से उसकी दोस्ती हो गई। संतोष के साथ दोस्ती होने के बाद विजय में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। कुलकर्णी, ये औरत या तो ड्रामा कर रही है या सचमुच शौक में है। इधर उधर की बातें करके हमारा टाइम वेस्ट कर रही है ये। सर, ये औरत हमें मौका वारदात पर मिली। घर में किसी और के घुसने के कोई निशान भी नहीं थे।
किसी औरत ने जहर खरीदा और वही जहर हमें खाने में मिला हुआ था। मुझे तो लगता है इसी औरत ने सब कुछ किया होगा। हाँ, सारे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरा यकीन होना चाहिए। इसके मोटिव के बारे में अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला है। हमारे पास ये सबूत भी तो नहीं है कि इसी ने ही खाने में जहर मिलाया हो। और उसका बड़ा बेटा विजय, उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। विजय, कविता काकी का बड़ा बेटा वो कहाँ है? बहुत कष्ट में बीता था मेरे विजय का बचपन। और वो छोटा बच्चा जो कविता की गोद में था, पहेली बना हुआ है। सर, उस बच्चे का क्या करें? एनजीओ से संपर्क करो और उनकी निगरानी में रखो। सर। कुलकर्णी, एक काम करो, विजय का मोबाइल नंबर सर्विलेंस पे डालो, पिछले 24 घंटे की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो, उसका लास्ट लोकेशन ट्रेस करो। हो सकता है ये विजय इस अपराध में भागीदार हो या फिर वो खुद इस जघन्य अपराध का शिकार हो। सब सनसनीखेज कत्ल के हादसे के बाद पुलिस ने मौका वारदात से मिली कविता के गायब हुए बेटे विजय की खोज में पूरी ताकत झोंक दी। विजय के मोबाइल की लास्ट लोकेशन इसी एरिया में ट्रेस हुई। उसका मोबाइल सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक इसी एरिया में एक्टिव था। ये रही विजय की फोटो और उसकी बाइक की डिटेल्स। हर किसी से पूछो, किसी ना किसी ने तो उसे यहाँ आसपास आते हुए देखा होगा। क्विक। जी सर। बाबा तुम्हें संतोष, विजय कहाँ है? हमें यह भी पता चला है कि विजय तुम्हारा जिगरी दोस्त है। हाँ सर, विजय और मेरी दोस्ती 7वीं क्लास से शुरू हुई थी। स्कूल भी साथ में पढ़े, कॉलेज में भी साथ में गए। गाड़ी थम्बो। जैसे तुमने बताया और मोहल्ले वालों ने बताया, कविता अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, वही उसका सब कुछ थे, तो उन्हें कैसे मार सकती है? लेकिन उस घर में तुम्हारे भाई राहुल की भी तो लाश मिली थी। तुम्हें क्या लगता है इन सब के पीछे विजय का हाथ हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किया धरा विजय का हो और कविता पर्दा डाल रही हो अपने बच्चे की करनी पे? तुम दोनों का क्या कहना है? लेकिन सर, विजय अपने सगे भाई और बहन को क्यों मारेगा? और तुम्हारा भाई राहुल, विजय के साथ कोई दुश्मनी थी उसकी? बाबा तुम्ही बसा, मी बोलतोय त्यांच्याशी, तुम्ही बसा। हमको नहीं पता साहब। ये देखो, अगर आप लोग कुछ जानते हैं तो वक्त रहते ही बताना आपके लिए बेहतर होगा। आप कुछ जानते हैं, सच का पता हम लगा के ही रहेंगे। साहेब, हे बघा, गाडी लपवायचा प्रयत्न इथे केलाय। गाड़ी पे या गाड़ी के आसपास कहीं झाग के निशान नहीं है। इसका मतलब दूसरे लोगों की तरह विजय को जहर नहीं दिया गया था। तिथे हा मोबाइल भेटलाय। कहीं ये फोन विजय का तो नहीं? विजय ऐसे ही यहाँ बाइक छुपा के कहाँ जा सकता है, वो भी ऐसे समय में? अगर विजय का फोन यहाँ है तो आसपास कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। चेतन, इस हाईवे के दोनों तरफ टोल नाका है ना? हो साहब। अगर टोल नाका है तो हमें सीसीटीवी फुटेज जरूर मिलेगी। 5 नवंबर सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक पूरी फुटेज निकालो। इस फोन को ऑन करने की कोशिश करो। अगर ये फोन विजय का है तो हमारे लिए बहुत काम की चीज साबित हो सकती है। इस फोन के कॉल डिटेल्स निकलवाओ और पता करो गायब होने से पहले वो किस किस से बात कर रहा था। हो साहब। पुलिस के हाथ इस बात के कई सबूत लग चुके थे कि कविता ने ही अपने दोनों बच्चों और अपनी बेटी के मंगेतर को मारा था, और विजय की गुमशुदगी में भी उन्हें कविता का ही हाथ नजर आ रहा था। एक सुराग जो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था वो था कविता का अपने हंसते खेलते परिवार को मौत की भट्टी में झोंक देने का कारण। विजय की बाइक उस जगह कैसे पहुंची, उसका सुराग लगाते लगाते पुलिस ने हाईवे के टोल नाके के सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालना शुरू किया। देखो, हमारे सवाल बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन तुम उन सीधे सवालों को उलझा रही हो। हमारे कांस्टेबल को हाईवे के पास तुम्हारे बड़े बेटे विजय की बाइक मिली है। शायद उसके साथ कुछ हुआ है। क्या तुमने उसे जहर देके मारा या उसके नाम की किसी को सुपारी दी थी?
पूछ रहे हैं उस सवाल का सीधी तरीके से जवाब दे। संतोष, विजय ने जब संतोष से दोस्ती की थी तेव्हा वाटलं होतं वो भी पढ़ाई में ठीक हो जाएगा, मेरे दूसरे दोनों बच्चों की तरह। संतोष, ये देख। अरे वाह, चल आज फिल्म देखने चलते हैं। विजय खुद तो पढ़ने में पीछे था ही, उसने संतोष को भी पढ़ाई से अलग कर दिया था। दोघांना कॉलेजमधून काढून टाकलं होतं। कॉलेज में दारू बेचते वक्त पकड़ा था दोनों को, लेकिन इसमें विजय की कोई गलती नहीं थी। वो तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हाथ पांव मार रहा था, पर उसके बाबा को मौका मिल गया था। देख देख उसकी काली करतूत, पढ़ाई छोड़ के सब कुछ कर रही है। देखा शहर में पढ़ाने का नतीजा। विजय थांब रे, सगळीच मुलं सारखी असतात का? रवि और अंकिता कर रहे हैं ना सब कुछ ठीक, वो भी धीरे धीरे समझ जाएगा। देख देख कविता, मैं क्या बोलूं, अब भी वक्त गया नहीं है, अजूनही वेळ गेलेली नाही कविता। चलो हम गाँव लौट चलते। कैसे चली जाती गाँव वापस? वहां से सर उठा कर आई थी, सर झुकाकर वापस नहीं जाना चाहती थी। वहां के लोग तो यही इंतजार में थे ना कि कब ये वापस आएगी और कब हम लोग इसका अपमान करेंगे। इसमें प्रकाश की कोई गलती नहीं थी, वो गांव से शहर तो आ गए, पर गांव को अपने दिल से नहीं निकाल पाए। उनकी माँ और भाई मंदार ने उन्हें कभी गांव भूलने ही नहीं दिया, इसीलिए उनका एक पांव गांव में तो दूसरा शहर में, तो वो कभी शहर के हो पाए और न गांव के, न एक बेटे का फर्ज अदा कर पाए और न ही पिता का। प्रतिमा, ये कविता सीधा जवाब नहीं देने वाली। इतनी देर से इंटरोगेशन कर रहे हैं, सिर्फ बातें घुमा रही है, शायद शौक में है। सर ये कोई शौक वॉक में नहीं है, देर शानी है। अगर आप कहें तो अपने तरीके से उगलवाओ सब। सर एनजीओ से फोन आया था। 5 नवंबर सकाळी 9 ते संध्याकाळी 7 विजय की फोन की लास्ट लोकेशन उसी जगह थी जहां उसकी बाइक मिली थी, और विजय अभी तक मिसिंग है। प्राइम सस्पेक्ट कविता। 3 बजे राहुल अपने घर से निकलकर कविता के घर गया अपनी मंगेतर अंकिता से मिलने के लिए। किराना ओनर के बयान के मुताबिक 5 बजे कविता उसकी दुकान में गई थी। हाँ साहब, कविता काकी कल आई थी यहाँ पे जहर लेने के लिए। रात को 10 बजे पड़ोसियों ने एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनी। लेकिन जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तब 10:30 बजे उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम फोन किया। 11 बजे जब हम वहां पहुंचे तब हमने 3 लाशें देखी, रवि, अंकिता और अंकिता का मंगेतर राहुल की, और कविता एक छोटे बच्चे को अपनी गोद में लिए उन लाशों के बीच बैठी हुई। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तीनों की मौत शाम के 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच हुई। हमें लगता है कि कविता ने ये सब कुछ किया, लेकिन पता नहीं क्यों। और दूसरी तरफ हम अभी तक विजय तक नहीं पहुंच सके, जिससे ये साबित हो पाए कि सब में विजय का क्या हाथ है और आखिर विजय है कहाँ। और जिस तरह से कविता विजय के बारे में बात कर रही है, बहुत कष्ट में बीता था मेरे विजय का बचपन। तो ऐसा लग रहा है कि अपने तीनों बच्चों में से सबसे ज्यादा वो विजय से प्यार करती है। कहीं ये भाइयों के बीच का झगड़ा तो नहीं है? सर इस संतोष विजय का जिगरी दोस्त है, कुछ ना कुछ उसे जरूर पता होगा, लेकिन हमसे छुपा रहा है। सर खूब प्रयत्न केला, ये कविता मोटी चमड़ी की है, कुछ नहीं बोल रही। साहब मालवनी पुलिस स्टेशन की एफआईआर की कॉपी, जहां संतोष ने विजय के खिलाफ 8 महीने पहले एफआईआर दर्ज कराई थी। दावे तो बड़े बड़े करता था अपनी दोस्ती के। इस एफआईआर में तुम्हारा पूरा दोस्ताना दर्ज है। बता क्या हुआ था?
सर मैं और विजय कॉलेज में दारू बेचते हुए पकड़े गए और हमें कॉलेज से निकाल दिया गया। तब हमने फैसला किया कि बाबा हमें पैसे चाहिए, दारू की दुकान खोलनी है। ये सपने लेके इधर आए थे तुम लोग? दारू की दुकान खोलनी है और कोई धंधा नहीं मिला तुम लोग को? ये देखो, तुम्हें जो करना है वो करो, मगर मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, इस दारू के धंधे के लिए मैं एक फुटी कौड़ी नहीं देने वाला तुम लोग को। दारू का धंधा खोलना चाहता। ऐसे तैसे करके काकी ने काका को मना लिया। सारे पैसे का जुगाड़ काकी ने कर दिया और हमारी दारू की दुकान खुल गई। 1 साल तक सब ठीक चला, लेकिन उसके बाद विजय के मन में खोट पैदा होगी। उसने नई बाइक खरीदी, मुझे बोला बाबा ने खरीद के दी है। नया मोबाइल खरीदा, बोला कि बाबा ने खरीद के दिया। मुझे समझ में आ गया था सब, ये हिसाब में कुछ तो गड़बड़ी कर रहा है। आज तक तेरे को बराबर दे रहा था, लेकिन आज के बाद तेरे को 10 टका मिलेगा। करने तो निकले 10 टका। हमारे अलग होने के बाद विजय ने जो पैसे चुराए थे, काकी ने उसके 2 हिस्से किए। मुझे मेरा हिस्सा दे दिया। गप्पा बस। विजय, दोस्ती की कदर करना सीख। इसी की दोस्ती के सहारे खड़ा रहा था ना, और आज इसी को गिरा रहा है। अच्छे दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं, लक्ष्य ठेव। काकी छोड़। 1 मिनट संतोष। काकी ये क्या कर रही तू? हे आई तू गप बस। कविता काकी सीधी सादी औरत है, अपने उसूलों की पक्की है। उसने हमेशा सच का ही साथ दिया है। लेकिन साहब विजय नहीं सुधरा। उसका बाप ही था जिसे वो डरता था, लेकिन उस बाप की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद तो विजय बिल्कुल शेर हो गया। अंकिता और राहुल दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन विजय दुश्मनी पे उतर आ गया। उसे अपनी बहन की कोई परवाह नहीं थी। वो किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को तोड़ना चाहता था। उसका मकसद एक ही था, राहुल को दर्द पहुंचाना। लेकिन राहुल ने रोक दिया। वो नहीं चाहता था कि विजय जेल जाए, क्योंकि वो अंकिता का बड़ा भाई था ना, इसलिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम ये नहीं मानते कि विजय ने ही रवि, राहुल और अंकिता को जहर देके मारा है? नहीं, क्योंकि 20 दिन पहले विजय, अब काय को बुलाया मेरे को इधर? संतोष, मुझे माफ कर दे। मैं दोस्ती के रिश्ते को लालच के तराजू में तोड़ रहा था। पहले कम से कम एक कंधा तो था जिस पर मैं सिर रखकर रो सकता था। रब संतोष, तुझे बताता हूँ, जब मैं बचपन में शहर आया ना, तो मैं अकेला नहीं रहना चाहता था। रब अब मैं अकेला रह गया हूँ। विजय को मैं बचपन से जानता हूँ। वो सच कह रहा था साहब, वो पूरा बदल चुका था। उस दिन के बाद उसने कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया। मेरे घर पे आया, बाबा और राहुल से माफी मांगी। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ सर, इन हत्याओं के पीछे विजय का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। विजय का अचानक हृदय परिवर्तन हुआ, इसका क्या कारण हो सकता है? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन विजय पर पूरा विश्वास था मेरा। अरे मूर्ख है तू, मूर्ख। विजय ने सबको मारा है और अपने ऊपर आए हुए शक को हटाने के लिए वो मगरमच्छ के आंसू बहाते गया। और वो कविता, वो भी कुछ कम नहीं है। वो बच्ची के हर काली करतूत पर पर्दा डालती रही अब तक, और अब नहीं डालेगी क्या? वो अपने बच्चे के हर गुनाह को छुपाती आई है। आधे जले हुए आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स मिले। बॉडी की हालत देखकर लगता है मौत 2 दिन पहले हो चुकी है। ताज्जुब की बात यह है कि एक ही परिवार के सारे बच्चे मारे जा चुके हैं। सर, पूछताछ से पता चला कि कविता परसों अपने घर के आसपास ही थी। इसका मतलब उसने विजय को किसी और से मरवाया है। विजय की लाश को देखकर कविता ने जिस तरह से रिएक्ट किया, बड़ी हैरत की बात है। अपना चहीता बेटा आज जला सामने बॉडी पड़ी है, लेकिन वो रोई नहीं। उसके चेहरे पे कोई दुख नहीं था। क्यों? क्योंकि उसी ने अपने सारे बच्चों की हत्या की या करवाई। हो सकता है। विजय की लाश जहां पे मिली और उसकी बाइक जहां पे मिली, इन दोनों के बीच 5 किलोमीटर का अंतर था। हो सकता है किसी ने उसे मार के उसकी लाश को और उसकी बाइक को अलग अलग जगहों पर ठिकाने पे लगा दिया है। विजय का फोन अनलॉक हुआ, कुछ डिटेल्स मिले? सर, हमारी टीम फॉलो अप कर रही है। अगले 2-3 घंटों में रिपोर्ट मिल जाएगी। कविता के फोन रिकॉर्ड्स को भी हमें बारीकी से टटोलना होगा। आई मुझे माफ कर दे। आई, मैं जिंदगी भर गलतियां करता रहा, तेरे दुख का कारण बनता रहा, पर तू मुझे हमेशा बचाती रही।
मेरी टेंशन की वजह से बाबा भी जल्दी चल बसे। आई देखना कितनी उम्र निकल गई। आई मैं सुधरना चाहता हूँ, आई मैं सुधरना चाहता हूँ। प्रायश्चित करने की कोई उम्र नहीं होती। जब जागो तब सवेरा। सर, कविता के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 5 नवंबर या उससे पहले किसी भी संदिग्ध नंबर पे कोई एसएमएस या फोन नहीं किया गया है। सभी फोन कॉल्स पड़ोस की दुकान पे या अपने बच्चों को किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि विजय को मारने के लिए कविता ने किसी को हायर नहीं किया था। कहीं यह काम संतोष और उसके बाप का तो नहीं है? उनकी विजय से अनबन की कहानियां तो बड़ी लंबी है। शायद संतोष ने हमसे झूठ बोला हो कि विजय सुधर गया है, ताकि उनकी दुश्मनी के एंगल से हम सोचे ही नहीं। विजय को मैं बचपन से जानता हूँ साहब, वो पूरा बदल चुका था। बाप बेटे ने मिलकर या सिर्फ बेटे ने ये काम किया है? फोन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर, मैंने राजाराम और संतोष की मोबाइल की लोकेशन चेक की थी। हत्या के समय ये दोनों हाईवे के आसपास आए ही नहीं और ना ही इनके मोबाइल नंबर से हमें कुछ भी सस्पिशियस मिला। सर, विजय के कॉल रिकॉर्ड से जो डेटा हमें मिला है उसकी मदद से हम उस छोटे बच्चे की शिनाख्त तक पहुंच सकते हैं जो कविता की गोद में मिला। वेरी बैड। इसकी तबीयत तो बहुत खराब है। अगर 2-3 घंटे में इसका बुखार कम नहीं हुआ ना, इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। चांदी कहाँ है? चांदनी साहब अंदर है। बुलाओ उसे। ये रहे तुम्हारे और विजय के बीच भेजे गए सारे मैसेजेस और ये कॉल डिटेल्स। रिश्ता क्या था तुम दोनों का? साहब, यहाँ कोई भी लड़की उसे घास नहीं डालती थी। उसने यहाँ आना जाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हो गया। साहब, हमारे धंधे में लड़की को लड़की ही बना रहना होता है, वो कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन विजय ने मुझसे वादा किया था कि मैं इस बच्चे को जन्म दूँ, उसके बाद वो मुझे और बच्चे को लेके यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा। लेकिन बच्चा तो हो गया साहब, लेकिन विजय के सारे वादे झूठे निकले। उसने यहाँ आना जाना छोड़ दिया और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे की इस माहौल में परवरिश हो, इसलिए मैं अपने बच्चे को लेके खुद उसके पास चली गई। ना जाने सर विजय को क्या हो गया था, वो अपने बच्चे को देख करके रोने लगा। विजय को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपने काम में पहली बार सफलता मिली हो। उसने मुझसे वादा किया था कि वो बच्चे की देखभाल करेगा और 4 नवंबर को वो यहाँ आया भी था। हमारी मैडम को पैसे दिए और बच्चे को लेकर चला गया। मुझे भी चलने के लिए कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया सर। फिर विजय के साथ कब बात हुई तुम्हारी? सब उसके बाद मैंने उसे कई बार फ़ोन लगाने की कोशिश करी, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगा और अब तो पता चला है कि वो मर चुका है। पर मेरा बच्चा कहाँ है साहब? सर, विजय का हृदय परिवर्तन इस बच्चे की वजह से हुआ था। इसका मतलब संतोष हमसे सच बोल रहा था। तो फिर विजय को कौन मार सकता है और फिर क्यों? और ये बात भी तो अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि कविता अपने जिम्मेदार और सुधरे हुए बच्चों को क्यों मारेगी। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि रवि, अंकिता और राहुल अच्छे बच्चे थे। शायद हम उनके बारे में गलत सोच रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि उन हत्याओं के पीछे विजय और कविता का हाथ ही ना हो। ये भी हो सकता है कि इन तीनों में से किसी एक का किया धरा हो। एक काम करो कुलकर्णी, उन तीनों के बारे में और वो बाप बेटा क्या नाम राजाराम और संतोष, उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। सब मैडम, रवि, राहुल और अंकिता ये बहुत अच्छे थे। इन तीनों में कोई खराबी नहीं थी। नहीं साहब, उस दिन कविता काकी तो घर पे थी, बाहर आते जाते समय मुझे नहीं दिखी। साहब, संतोष और राजाराम को मैं बरसों से जानता हूँ। बहुत ही सीधे साधे लोग थे साहब, लेकिन ये विजय 1 नंबर का कमीना था साहब। हाँ, मेहरबानी किया क्या? दान दिया क्या? धंधा जमने दे, देता हूँ। साहब, विजय का तो मत पूछो। 1 नंबर का बेकार आदमी था साहब, जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, दूसरा का क्या होगा। कुठून आणलंस याला? आई, हे माझं बाळ आहे, मेरा बेटा है ये। क्यों, कैसे, क्यों, हे नको विचारूस। बस बस इसे स्वीकार कर ले। ये तेरा विजय का अंश है। आई,
आई मला माहित होतं आई, तू इसे नहीं ठुकराएगी. ठुकराने का कोई कारण नहीं है. आज इसकी वजह से तेरे अंदर इतना बड़ा बदलाव आ गया है, जो काम मैं इतने सालों में नहीं कर सकी वो इसने पैदा होते ही कर दिया. संपदा, उठाओ. चलो उठ. तुम्हारे पोते को उसकी मां से मिलवा दिया है. एक वो मां है जो अपने कठिन समय में भी अपने बच्चे के भविष्य को लेकर गहरी चिंता में है, और एक तुम हो जिसने विजय, रवि, अंकिता और राहुल को मौत के घाट उतार दिया. उनके भविष्य को निकल गई तुम. एक जंग जीतनी थी मुझे, लेकिन कब मेरे सपने मेरे हाथों से रेत की तरह फिसल गए, पता ही नहीं चला. देखो, कुछ नहीं है मेरे हाथों में, खाली है मेरे हाथ. कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया. कविता अभी अपना जुर्म कबूल नहीं कर रही है. सर विजय की मौत वाले दिन अंकिता एक नंबर से बार बार कांटेक्ट में थी. हर आधे घंटे में या तो कॉल आया था या गया था. ऐसे लग रहा है किसी के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हो. और सर ये नंबर विजय की मौत वाले दिन क्राइम सीन पर एक्टिव था. किसका नंबर है? मंदार. हाँ, काय काम होतं? मुंबई पुलिस. ले चलो इसे. चल चल. सब मैंने किया क्या है सब? ले आओ इसे. अरे आई. अरे काय झालं? अरे का पकडलं त्याला? अरे कोणी थांबवा ना. बोल. विजय के साहब. क्यों किया तूने ये? साहब, वो लोग कहने के लिए तो मुंबई गए थे, लेकिन उनका सारा गुजारा मेरी कमाई पर हो रहा था. पहले उस मेरे भाई ने मुझे गुलाम बना कर रखा, फिर विजय ने, और ये सब करनी मेरी कविता भाभी की थी. लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी साहब. एक दिन रवि, राहुल और अंकिता मेरे घर आए. काका, विजय भैया के रहते मेरी शादी नहीं हो सकती, और ना ही मेरे आगे की पढ़ाई के लिए मुझे कुछ मिल सकता है. विजय भैया ऐसे ही पैसा उड़ाता रहा तो कुछ नहीं बचेगा. इससे पहले कि हमारे हाथ में भीख का कटोरा आ जाए, हमें विजय भैया को खत्म करना पड़ेगा. काका, अब बस यही एक रास्ता बाकी है, और सबका भला इसी में है. मुझ पर शक न हो इसलिए मैं मुंबई चला आया सर. विजय पर नजर रखी, जैसे ही मौका मिला उसे मार दिया साहब. गलती हो गई साहब, माफ कर दो साहब. विजय के सुधरने के बाद मैंने पहिली बार गाव जाने का मन बनाया. अंकिताच्या लग्नाचं आमंत्रण द्यायला जाणार होते, लेकिन मेरा वो सपना ही रह गया. अंकिता, अब तेरी शादी में कोई रुकावट नहीं आ सकती. तू जब जो करना है वो कर. और तुम्हारा रास्ता भी साफ हो गया है. देखो, विजय भैया वैसे भी कभी सुधरने वाले नहीं थे. हमने जो किया है वो ठीक ही किया है. बस विजय भैया की लाश पुलिस को नहीं मिल जानी चाहिए. पर ये बच्चे का क्या करें? इसे आई संभाल लेगी, अपने बेटे की आखिरी निशानी समझकर. मुझे मेरे कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था. मेरी सारी मेहनत का ये अंजाम था. मैं उन्हें अच्छा भविष्य देना चाहती थी, जिससे वो अपना और दूसरों का भला कर सके. मैं नहीं जानती थी कि
कि उनके अंदर इतनी नफरत घर कर गई है। मीठा डवला कि मैं उन्हें खत्म कर दूंगी, इसलिए मैंने खाने में जहर मिलाया और उन्हें परोस दिया। क्या गलती हुई मुझसे? अपने बच्चों के हित के लिए सबसे लड़ती रही। मेरे पति और मेरे बीच हमेशा लड़ाई इनको लेकर ही होती थी। मेरे ससुराल वालों से भी इनके लिए बैर लिया मैंने। सबकी गालियां सुनी, सबकी बद्दुआएं ली, पर नहीं, फेल हो गई मैं, हार गई मैं, हार गई। एक पूरा परिवार खत्म हो गया। 3 जवान उज्जवल भविष्य मौत के अंधकार में गुम हो गए।